भारत में स्थानीय प्रशासन पर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम ये समझते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किन चरणों में हुआ। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन विषय में बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड भारत में स्थानीय प्रशासन का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आज स्थानीय स्वशासन के विकास पर बात करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन आधुनिक अवधारणा नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्वशासन का विचार ब्रिटिश काल या उसके पश्चात के भारत में आया। प्राचीन भारत का जो साहित्य है, विशेषकर राजनीति और प्रशासन से संबंधित साहित्य, प्रशासन के पुस्तकें, उनमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म हो चुका था। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी में मैगस्नेस की एक पुस्तक है इंडिका, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। उस इंडिका में नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। मैगस्नेस ने अपने इंडिका में लिखा था कि नगरीय शासन को 5-5 सदस्यों की समितियों में विभाजित किया गया था। ये जो 5-5 सदस्यों की समितियां थी, ये 6 समितियां थी जो 6 क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन का कार्य करती थी। प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कार्यरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम इकाई था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का। ग्राम के अतिरिक्त द्रोणमुख, खारवटिक और स्थानीय भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयां थी। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के द्वारा ग्रामीण स्तर के करों को एकत्रित किया जाता था और ग्रामीण स्तर के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीन भारत में जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं थीं, उनमें जो 6 समितियां बनी हुई थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये 6 समितियां इस प्रकार से नियोजित होती थी कि वो स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, नगर की सुरक्षा का, खाद्य सामग्री के वितरण का, इस प्रकार के कार्य कर सके ताकि नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन सुविधाजनक हो सके। तो यहाँ हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म प्राचीन काल में हो चुका था। 321 ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व था, उस समय कौटिल्य ने एक ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में भी हमें स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत में बहुत सशक्त रूप से विद्यमान था। प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत में भी स्थानीय स्वशासन था। जब हम मुगल काल की बात करते हैं, तो मुगल काल में स्थानीय शासन के द्वारा करों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निष्पादित किया जाता था। आजादी से पहले ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जिक्र विधिक दृष्टि से होने लगा, क्योंकि यहाँ अब कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाने लगी थी। तो ब्रिटिश भारत में हम देखते हैं कि 1687 वो वर्ष था जब भारत में मद्रास नगर में नगर निगम की स्थापना की गई। और मद्रास नगर में जिस नगरीय स्थानीय संस्था की स्थापना की गई, उससे हम भारत में स्वायत्त शासन का आरंभ मानते हैं। यद्यपि भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से विद्यमान था, लेकिन वो दस्तावेजों में नहीं था, उसका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब 1687 में मद्रास में नगरीय स्थानीय संस्था की स्थापना हुई, तो बाकायदा इसका एक दस्तावेज था और आज ये दस्तावेज उपलब्ध है।
इसलिए हम 1687 से भारत में स्थानीय शासन का आरंभ मानते हैं। और फिर बम्बई में और कलकत्ता में नगर पालिका की स्थापना की गई। सन 1840 में और 1850 के मध्य प्रेसिडेंसी शहरों में नगरीय स्थानीय प्रशासन के संगठन और कार्यों का विस्तार ही नहीं किया गया, अपितु कुछ सीमा तक निर्वाचन का सिद्धांत इन संस्थाओं के लिए अपनाया गया। जब इन संस्थाओं मतलब नगर पालिकाओं में निर्वाचन के बाद को स्वीकार किया गया, निर्वाचन के बाद को अपनाया गया, तो हम कहते हैं कि ये ब्रिटिश काल का ये वो समय था जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, सत्ता का हस्तांतरण होने लगा। यद्यपि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथों में था, उसके बावजूद स्थानीय स्तर की जनता को अपने स्थानीय मुद्दों की जानकारी प्राप्त होने लगी थी, स्थानीय मुद्दों पर उनकी राय बनने लगी थी। और जब स्थानीय जनता की स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय बनने लग जाए तो वही तो स्थानीय स्वशासन की सफलता है। तो ब्रिटिश भारत ने दस्तावेजों की दृष्टि से, विधिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया। स्थानीय स्वशासन की ये यात्रा जो मद्रास से शुरू हुई वो निरंतर चली और 1935 में भारत सरकार ने जो अधिनियम पारित किया बहुत प्रसिद्ध है 1935 का अधिनियम। हम जब भारतीय प्रशासन का अध्ययन करते हैं या भारत में लोक प्रशासन के रूप में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम 1935 के अधिनियम की विशेषताओं को निश्चित रूप से पढ़ते हैं। तो 1935 में भारत सरकार का जो अधिनियम था उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। प्रांतीय स्वायत्तता का तात्पर्य था कि अब राज्यों के पास कुछ सत्ता है। पहले राज्यों के पास प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं थी। 1935 के अधिनियम में सर्वप्रथम प्रांतों को सत्ता दी गई, स्वायत्तता दी गई। नगर पालिकाओं के विचार विमर्शकारी और कार्यकारी निकायों को पृथक पृथक किया गया। अर्थात अब नगर पालिकाएं इस प्रकार से कार्य करती थी कि जहां मुद्दों पर, विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अलग संस्था है और नियमों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक अलग निकाय है, एक अलग उसका संगठन का हिस्सा है। इस बात से क्या फर्क पड़ा? इससे ये हुआ कि नगर पालिकाएं प्रशासन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लगी। नगर पालिकाएं ज्यादा सशक्त हो गई। नगर पालिकाओं के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं को ज्यादा महत्व मिलने लगा। स्थानीय स्वशासन थोड़ा मजबूत हुआ। इससे नगर पालिकाओं पर जब इस प्रकार से ध्यान दिया गया तो ये विशेष बात है कि स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। स्थानीय स्वशासन के विकास में ये एक महत्वपूर्ण तत्व जुड़ गया। मध्य प्रदेश, बम्बई जिसको हम आज मुंबई कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की समस्याओं पर विचार और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए समितियां नियुक्त की गई। हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि इससे पूर्व नगर पालिकाओं में अलग से समितियां नहीं हुआ करती थी। ये पहली बार था कि नगर पालिकाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए अलग से समितियों का गठन किया गया। अलग से समितियों का गठन किए जाने का मतलब था कि हम एक कदम और स्थानीय स्वशासन के विकास की ओर बढ़ गए हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूती दी, स्थानीय स्वशासन का विकास किया। ये वो समय था जब मद्रास में 1930 में और 1933 में दो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। जिला बोर्डों का कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया और जिलाधीश को जिला बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ये 1930 और 1933 के जो अधिनियम थे, इन अधिनियमों ने भी स्थानीय स्वशासन के विकास में एक माइलस्टोन का कार्य किया। तो ये जब जिला बोर्डों की स्थापना हुई
तो इससे जिला प्रशासन मजबूत हुआ, जिला प्रशासन को पहचान मिली। ये जिला प्रशासन को पहचान जिला बोर्ड और जिलाधीश को जिला बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने से, प्रमुख कार्याधिकारी नियुक्त करने से भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। नगरीय स्थानीय स्वशासन की एक अलग पहचान स्थापित हुई। हम जानते हैं कि 1947 1947 में भारत आजाद हुआ। 1935 से 1949 के बीच में नगर पालिकाओं और पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम, जहां प्रांतीय स्वायत्तता हमें प्राप्त हुई और जहां नगर पालिकाओं को और सशक्त किया गया, उसके बाद नगर पालिकाओं और पंचायतों में और कार्यक्षेत्र को जोड़ दिया गया। उनके जो विषय सूची थी, कार्य करने की जो विषय सूची थी, उसको विस्तार मिल गया। नगर पालिकाओं को विधायिका और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ऐसा था कि नगर पालिकाएं केवल कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, नियमों का क्रियान्वयन कर रही थी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि वो नियम बना भी रही है। विधायिनी शक्ति का तात्पर्य है नियम को बनाना। जब नगर पालिका को नियम बनाने की शक्ति भी प्राप्त हो गई, तो इससे नगर पालिका सशक्त हुई और इसको हम स्थानीय स्वशासन के विकास के रूप में देखते हैं। हमारी आज़ादी प्राप्त हुई 1947 में। उसके पहले दशक अर्थात 1947 से 1957 में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को एक प्रकार से पृष्ठभूमि में डाल दिया गया। मतलब इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं था कि आज़ाद भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का योगदान नहीं था। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 1935 से 1949 के बीच में नगर पालिकाओं को जो महत्व मिला, जिस प्रकार से उनकी शक्तियों को सशक्त किया गया, शक्तियों को प्रदान किया गया, उतना ध्यान उसके बाद 1957 तक नहीं दिया गया। 1949 तक जो शक्तियां उन्हें प्राप्त थी वो थी, लेकिन उनमें बढ़ोतरी या किसी प्रकार का परिमार्जन या किसी प्रकार की समस्याओं के समाधान को गंभीरता से नहीं लिया गया। हम इस बात को समझ भी सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश के सामने और बहुत सारी चुनौतियां थी। हमारे पास पहली बार हम एक लोकतांत्रिक देश में शासन सरकार का संचालन कर रहे थे, तो उन चुनौतियों में कहीं ऐसा हुआ कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं उपेक्षित हुई। लेकिन उसके बाद 1960 के बाद वो दौर हुआ जब नगरीकरण की, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। शहरीकरण की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि लोग गांव, पहले ज़्यादातर लोग 70% 80% लोग गांवों में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे गांवों से लोग शहरों की तरफ आने लगे। ऐसा हुआ कि 1961 के दशक में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को एक नया महत्व प्राप्त हुआ। जब नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, अर्थात गांवों से लोग शहरों की तरफ आने लगे, शहरों में रोजगार के नए साधन प्राप्त होने लगे, तो शहरों की समस्याएं भी बढ़ने लगी। नगरीकरण चुनौतियां लेकर आता है। नगरीकरण के कारण जो समस्याएं हमारे सामने आई, इससे नगरीय स्थानीय संस्थाओं का महत्व बढ़ गया। हम जब से स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे हैं, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि स्थानीय समस्याओं की समझ स्थानीय लोगों को होती है और स्थानीय लोग जब स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो उन समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि आज़ादी के 10 साल तक हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रति एक अवहेलना की दृष्टिकोण अपनाया, नीति नहीं कहना चाहती, दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन जब नगरीकरण बढ़ा, नगरीकरण के कारण समस्याएं बढ़ी, तो फिर 1961 के दशक में, यानी 1961 1970 के बीच में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को महत्व हमें देना पड़ा। क्यों?
की समस्याएं बढ़ गई है। अब नगरों के सामने नई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना नगरीय स्थानीय संस्थाएं ही कर सकती है। अतः हमें नगरीय स्थानीय संस्थाओं को महत्व देना पड़ा। ये नगरीय स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन के विकास में और किस प्रकार गति स्वतंत्र भारत में आई, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।